हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी थी कि कुछ शॉर्ट वीडियो की क्लास हम सीरीज जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ कमेंट आए थे कि ईसीजी वेव और ईसीजी की जो अबनॉर्मलिटी है उसके ऊपर आप शॉर्ट वीडियो बनाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी इसको कवर करने की हम कोशिश करते हैं। ज़्यादा हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा जो एग्ज़ाम में है, जो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसीजी के जो लेवल है उसमें कितने लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं जो नॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग है, नॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मान लीजिए कोई आपको पीआर इंटरवल के बारे में, जो अभी प्रीलिम्स में और जो क्यूटी इंटरवल पूछा था, तो पीआर इंटरवल, पी वेव, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इनका ड्यूरेशन कितना होता है और कौन सी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चन जो ईसीजी में आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे। इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए कि अगर हाइपरकैलेमिया है हो या हाइपरकैलेमिया हाइपोकैल्सीमिया, तो उसमें ईसीजी के अंदर क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये, और थर्ड जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है ईसीजी की जो अबनॉर्मल फाइंडिंग है, जो डिजीज़ है, अबनॉर्मलिटी है ईसीजी की, या फिर हम डिजीज़ पोर्शन की बात करें कि अगर वेव में कोई प्रॉब्लम हो जिसके अंदर हम अलग अलग एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फर्दर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि ये जो दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम कवर करने की कोशिश करें। और जो थर्ड वाला पार्ट है ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है और इसमें से इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम अलग लेक्चर में अलग से इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे पहले हम नॉर्मल ईसीजी के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करें और फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल पैटर्न के बारे में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको ईसीजी का जो नॉर्मल पैटर्न है, जो ईसीजी की नॉर्मल फाइंडिंग है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो वेव है वो फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपकी पी वेव है, यहाँ पे स्लाइड डिप्रेशन होता है, देन दिस इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा डिप्रेशन होता है यहाँ पे। देन ये अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल ईसीजी की फाइंडिंग है, तो इसको हम बोल देते हैं पी वेव। यहाँ पे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है एंड दिस इज टी वेव। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज द नॉर्मल ईसीजी वेव, सिंगल ईसीजी वेव है नॉर्मल ईसीजी वेव। तो पहले तो आपको नॉर्मल ईसीजी वेव पता होगा, तभी आप इमेज बेस के अंदर जो है अबनॉर्मल फाइंडिंग पता कर सकते हैं। तो कुछ दो क्वेश्चन इसमें से बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। एक होता है इंटरवल एंड सेकेंड वाली सेगमेंट, यानी कि इंटरवल क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। वन बाय वन उसके बारे में बताते हैं कि इंटरवल क्या होता है, सेगमेंट। जो इंटरवल होता है, सबसे पहले हम बात करें, मान लीजिए दो वेव है, उनके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे, टू वेव्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनके बीच की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। ठीक है, और सेगमेंट किसको बोलेंगे? फर्स्ट वेव की तो एंडिंग, फर्स्ट वेव की एंडिंग एंड सेकेंड वेव की स्टार्टिंग, इसके बीच के इंटरवल को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको अच्छे से आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। हमने क्या कहा कि इंटरवल हम किसको बोलेंगे कि दो वेव है, मान लीजिए एक पी वेव है और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, स्टार्टिंग पॉइंट की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा बड़े लेवल पे इस तरीके से बनाएं, तो ये नॉर्मल ईसीजी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पी वेव है, थोड़ा सा अगर इसमें ईसीजी में अबनॉर्मलिटी अगर थोड़ा सा सही से नहीं बने तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बात करें इंटरवल की, तो इंटरवल किसको बोलेंगे हम? दो वेव के स्टार्टिंग, तो मान लीजिए पी वेव है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, यहाँ पे दो वेव के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच को हम क्या बोल देंगे? इंटरवल। तो स्पेशली इसको क्या बोल दिया? पी आर इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि इंटरवल किसको बोलते हैं और सेगमेंट किसको बोलते हैं। तो इंटरवल आपको समझ में आ गया कि दो वेव है, उनके स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, पी वेव स्टार्ट हुआ और क्यू वेव स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या बोल दिया हमने? पी आर इंटरवल। अब सेगमेंट किसको बोलेंगे कि एक वेव की तो एंडिंग हो और दूसरी वेव की स्टार्टिंग हो, इसके बीच के डिफरेंस को। तो मान लीजिए पी वेव की जो एंडिंग है, फर्स्ट वेव की एंडिंग यहाँ से हो रही है और जो क्यू वेव है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, तो जो ये वाला जो ड्यूरेशन है,
तो आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम पी आर इंटरवल। ठीक, इतना सॉरी पी आर सेगमेंट इसको हम बोल देंगे। तो आपको समझ में आ गया सेगमेंट और इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। सेगमेंट बेसिकली जो है छोटा पार्ट है और इंटरवल बड़ा पार्ट है, क्योंकि जो दो वेव के स्टार्टिंग के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल, और दो वेव, एक वेव की एंडिंग और दूसरी वेव की स्टार्टिंग को हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंट हम इसको बोलते हैं। वैसे अगर हम एसटी सेगमेंट की बात करें, अब आप बताइए एसटी सेगमेंट कौन सा होगा। मान लीजिए ये फर्स्ट वेव है, इसकी एंडिंग यहाँ हो रही है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एंडिंग यहाँ से हो रही है और टी वेव की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं एसटी सेगमेंट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सेगमेंट किसको बोलते हैं और इंटरवल किसको बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको क्यूटी इंटरवल पूछे, तो क्यूटी इंटरवल कौन सा होगा। इंटरवल की जब भी बात होगी आपको दोनों जो वेव है उसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करनी है। तो क्यू वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और टी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके बीच के जो ड्यूरेशन है, गैप को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देते हैं क्यूटी इंटरवल। इतना आपको समझ में आया। और ये वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीटली हम क्या बोल देते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसी चीज़ पे हम किन किन लेवल पे बात करते हैं। एक होता है पी वेव, ठीक है, 1 बाय 1 समझना। पी वेव ये हो गई आपकी। देन उसके बाद हम बात करते हैं पी आर जो इंटरवल। ठीक है, जो ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन में हमेशा इंटरवल का ड्यूरेशन निकालते हैं और सेगमेंट हम किसी डिजीज में देखते हैं कि कोई एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है। पी आर इंटरवल होगा। देन हम बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आप इसी चीज में देख के बताइए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। ये वाला जो पार्ट है वो पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। देन हम क्या डिस्कस करते हैं, पी आर इंटरवल हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। देन हम बात करते हैं एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट एंड क्यूटी इंटरवल। ठीक है, तब आपको सारा समझ में आ गया होगा कि पी आर सेगमेंट क्या है, पी आर इंटरवल क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है, एस वेव टी वेव कौन सी है और जो क्यूटी इंटरवल कौन सा और एस टी सेगमेंट कौन सा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इनकी नॉर्मल फाइंडिंग की हम बात करेंगे। आपको नॉर्मल ईसीजी वेव आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल फाइंडिंग के बारे में। यहाँ से हम फिर से हम ईसीजी एक पैटर्न बनाते हैं। ये ठीक है, मान लीजिए आपकी पी वेव हो गई, देन दिस इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अगेन टी वेव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंटरवल जो पूछा जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पी वेव से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से वेव स्टार्ट होती है। तो पी वेव के बारे में क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पी वेव क्यों आती है। मान लीजिए हम बात करते हैं, ये आपका हर्ट है, रफली अगर डायग्राम हम अगर हर्ट का बनाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, रफली आपको समझना है। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से जो वेव है उसका ट्रांसफर होता है। यहाँ पे आप जो ये है राइट एट्रियम, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है यहाँ पे कौन सा नोड होता है, आप सबको पता है, यहाँ होता है आपका ऐसे नोड। ठीक है, दिस इज ऐसे नोड। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कौन सा होता है आपका एवी नोड। अभी आपको पोजीशन पे ध्यान नहीं देना, पोजीशन में बाद में बताऊंगी एग्जैक्ट पोजीशन जो है ऐसे नोड एवी नोड की कहाँ होती है। फिर इसके बाद में जैसे हम नीचे चलते हैं, जो ब्लू लाइन से मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों जो वेंट्रिकल्स के बीचों बीच जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, दिस वन इज बंडल ऑफ हिस। और इसके बाद बंडल ऑफ हिस दो पार्ट में डिवाइड होता है इस तरह, एक लेफ्ट में चला जाता है और राइट में, वो राइट बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। और उसके बाद में इस तरीके से मल्टीपल फाइबर के अंदर जो है, जो आप कंडक्शन सिस्टम का जब डायग्राम देखेंगे सर्च करके आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको रफली बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये हो गए इसके बाद में पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा कंडक्शन सिस्टम बेसिक। ठीक है, पहले वेव अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो पहले क्या होगा, ऐसे नोड से वेव स्टार्ट होती है, तो उसके बाद में एबी नोड पे जाती है, देन बंडल ऑफ इस पे, और बंडल ऑफ इससे ट्रेवल करते हो पुरकिंजे फाइबर। इतना आपको समझ में आ गया, ये कंडक्शन सिस्टम है। इस तरीके से जाता है, पहले ऐसे नोड, देन एवी नोड से बंडल ऑफ इस, और बंडल ऑफ इस से पुरकिंजे फाइबर। तो जब भी वेव ऐसे नोड से ओरिजिनेट होती है तो हम 4 इवेंट इसके अंदर पढ़ते हैं ईसीजी के अंदर। एक होता है आपका जो एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, आपको वर्ड याद रखने के, कॉन्ट्रैक्शन को हम बोल देते हैं सिस्टोल। ठीक है, और सिस्टोल को हम बोल देते हैं डीपोलराइजेशन। तीनों वर्ड एक ही चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोलूँ, एट्रियम सिस्टोल बोलूँ, एट्रियम डीपोलराइजेशन बोलूँ, सेम चीज़ है। देन उसके बाद में होता है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद में आता है वेंट्रिकुलर डायलेशन। ये हार्ट की जो एक ईसीजी
होता है, जो कार्डियक साइकिल होता है, मेनली जो ये इवेंट उसके अंदर देखने को मिलते हैं। और डायस्टोल को के लिए मैं क्या बोलूँगा, डायस्टोल के लिए बोलूँगा, जो वर्ड यूज करूँगा, रिलैक्सेशन, रीपोलराइजेशन या फिर डायलेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इतना बेसिक आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि जो पी वेव है वो पी वेव जो बनती कैसे है और क्या रीजन है। पी वेव अगर बन रही है ईसीजी में तो क्या डिनोट करती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पी वेव ईसीजी के अंदर क्या डिनोट करती है। तो ये करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्या वेव डिनोट करेगी, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को डिनोट करेगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो एट्रियम है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यह हम बात करें जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कि यहाँ से अगर वेव बनती है कॉन्ट्रैक्शन की, और अगर हम पी वेव की बात करें तो एट्रियल डिपोलराइजेशन में आप देख रहे हैं कि जो वेव होगी वो यहाँ पे एसए नोड से स्टार्ट होगी और एवी नोड तक जाएगी, तभी जो एट्रियम है दोनों में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो पी वेव है वो किस चीज़ को डिनोट करती है, वो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को हम बोल देते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही याद रखना है। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को जो कि है रिप्रेजेंट करती है पी वेव। अब इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है पी वेव का। तो जो पी वेव का ड्यूरेशन होता है 0.08 सेकेंड। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देगा कि जो पी वेव का ड्यूरेशन कितना होता है, ऑप्शन में दे देगा आपको 0.8 सेकेंड, 0.08 सेकेंड, 0.008 सेकेंड या फिर 8 सेकेंड। ठीक है, अब आप जल्दबाजी में कई बार आपको कार्डिक साइकिल का जो ड्यूरेशन याद रहता है 0.8 सेकेंड कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। 0.8 सेकेंड में तो जो पूरी जो ये वेव है, पूरी ईसीजी की वेव है वो कंप्लीट हो जाती है 0.8 सेकेंड में। यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ इस पी वेव की, तो जो पी वेव बनेगी वो 0.08 सेकेंड में होती है। तो पी वेव का जो ड्यूरेशन है वो कितना हो गया आपका 0.08 सेकेंड। ठीक है, ये दो एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर मैं बात करूं कि अगर पी वेव बन रही है तो जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ पे होती है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होती है, या तो एसए नोड पे होगी, एसए नोड से एवी नोड के बीच में होगी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी पूछा गया है कि जब पी वेव बनती है तो जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलेंगे, कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट जो हार्ट में पास हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है एवी नोड, एसए नोड से, और वो जाता है एवी नोड। तो एसए नोड से एवी नोड तक आता है, तभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है हार्ट का एट्रियम वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होती है इस टाइम, एसए नोड या एवी नोड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तीन चीजें आपको याद रखनी है, किसको डिनोट करती है, ड्यूरेशन क्या होता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट में लिखता हूं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक आपको ईसीजी जो पढ़ने के लिए कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि इस तरीके से वहाँ पे बॉक्स होते हैं ईसीजी के अंदर। ठीक है, और उन बॉक्स को देके आपको कई बार ड्यूरेशन लगाना होता है, कि बॉक्स दे देंगे, पी वेव दे देंगे, इस तरीके से आपको ड्यूरेशन उसका पता लगाना है कि पी वेव का ड्यूरेशन कितना है बॉक्स को देख के। तो आपको तभी पता लगा पाओगे जब आप बॉक्स का आपका एग्जैक्ट पता होगा कि जो बॉक्स है वो कितने ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो मान लीजिए जो स्मॉल बॉक्स है ईसीजी के अंदर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका ड्यूरेशन होता है 0.04 सेकेंड। और जो लार्जर बॉक्स है, जो लार्ज बॉक्स है उसका ड्यूरेशन होता है 0.20 सेकेंड। अब मैं आपको पूछूं कि जो पी वेव है वो कितने स्मॉल बॉक्स से मिलकर बनी होगी, तो आपको देख रहे हैं कि पी वेव का जो ड्यूरेशन है 0.08 सेकेंड है और एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड का है। तो अगर दो स्मॉल बॉक्स से हम बात करें तो इनका ड्यूरेशन कितना हो गया 0.08 सेकेंड, और इतना ही ड्यूरेशन हमारा पी वेव का है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो पी वेव हमारी कितने बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगी, दो स्मॉल बॉक्स, यानी कि ईसीजी के अंदर दो स्मॉल बॉक्स के अंदर अंदर हमारी पी वेव जा रही है, उतना ड्यूरेशन ले रही, तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पी वेव हो गया हमारा, बात करते हैं हम नेक्स्ट पी आर इंटरवल के बारे में, कि पी आर इंटरवल क्या होता है। यहाँ पे फिर से हम एक बार वापस जो ईसीजी वेव बनाते हैं, आपको साथ साथ इसके नोट्स बनाते हुए चलने हैं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन दिस इज टी वेव। और अगर मैं हट का अगर रफली यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाऊँ समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर एसए नोड, दिस वन इज एवी नोड, और इस तरीके से जो हार्ट के लोअर चैम्बर है जिसमें से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफर होती है। तो मैं इस तरीके से इसको अलग पेन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपका एसए नोड है, दिस वन इज एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, एंड दीज आर पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, इस तरीके से जो कंडक्शन सिस्टम है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड दीज पुरकिंजे फाइबर, इतना सोर्स में लिख रहा हूँ, आपको पता रहा।
ठीक है, अब हमने बात कर ली पी वेव के बारे में। अब हम जो बात करेंगे पी आर इंटरवल के बारे में बात करेंगे। और पी आर इंटरवल कौन सा होता है? दो वेव के स्टार्ट होने के बीच के टाइम को हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। तो ये पी आर इंटरवल ये वाला, इसके बारे में बात करेंगे। पी आर इंटरवल कितना होता है, क्या किस चीज़ को डोनेट करता है? तो सेकंड हमारा चीज़ है पी आर इंटरवल। ठीक है, पी आर इंटरवल पहले हम बात करते हैं कि पी आर इंटरवल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। जो जैसे हमने पी वेव के बारे में बात करी, पी वेव किसको कर रही थी? एट्रियल डिपोलराइजेशन की। यानी कि अगर पी वेव बन रही है ईसीजी के अंदर, उससे क्या पता चल रहा है? जो हमारे एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे जो पी आर इंटरवल है ये एक टाइम ड्यूरेशन है, किसका? टाइम डिफरेंस है। तो ये अगर हम बात करें पी आर इंटरवल को कैसे हम लिखेंगे कि टाइम डिफरेंस है किसका? यहाँ पे क्या हो रहा है? बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग किस चीज़ की हो रही है? बिगिनिंग ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। आप यहाँ देख रहे हैं कि पी आर इंटरवल की स्टार्टिंग यहाँ से पी वेव की स्टार्टिंग से हो रही है। तो आप एट्रियल डिपोलराइजेशन से स्टार्टिंग हो रही है और कहाँ पे ये खत्म हो रहा है? स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब आप देखिए पी आर इंटरवल हम पढ़ रहे हैं। पी आर इंटरवल का स्टार्टिंग हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट हुई? जहाँ से पी वेव स्टार्ट हो रही है। और पी वेव कहाँ से कब स्टार्ट होती है? जब एट्रियल डिपोलराइजेशन की स्टार्टिंग होती है। तो हम क्या बोलेंगे? पी आर इंटरवल किसके बीच का इंटरवल है? एट्रियल डिपोलराइजेशन के बीच का। और यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ खत्म हो रहा है? जहाँ पे क्यू वेव स्टार्ट हो रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है? वेंट्रिकुलर, जब ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, बीच के उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पी आर इंटरवल। यही है टाइम डिफरेंस बिटवीन एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बीच के टाइम को हमने क्या बोल दिया? पी आर इंटरवल। अब इसमें बात करो अगर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, अब आप सोच के बताइए कि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? तो वो प्रेजेंट होगी, अगर पी वेव की बात करें तो वो कहाँ पे प्रेजेंट थी? एस ए नोड और ए वी नोड के बीच में, इन दोनों के बीच में पी वेव बन रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें ए वी नोड और बंडल ऑफ हिस, इसके बीच में है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो वो किस चीज़ को डिनोट कर रही है? हमारे पी आर इंटरवल को। तो जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ये प्रेजेंट होगी एवी नोड टू, जो ट्रांसफर हो रही है एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ लिया जाए पी आर इंटरवल में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होती है, तो जो एवी नोड और जो हमारा बंडल ऑफ हिज है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। तभी तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की शुरुआत यहाँ से होती है और वेंट्रिकुलर एट्रियल डिपोलराइजेशन की शुरुआत, दोनों के बीच का ड्यूरेशन पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है इसका ड्यूरेशन, कि पी आर इंटरवल का जो है ड्यूरेशन कितना होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये होता है आपका 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीन ही चीज़ पे क्वेश्चन पूछता है कि पी आर इंटरवल होता क्या है, किस चीज़ को डिनोट करता है, डिनोट किस चीज़ को कर रहा है? एट्रियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बीच के डिफरेंस को। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगी? एवी नोड और बंडल ऑफ पीस के बीच में। ड्यूरेशन कितना होगा? 0.12 टू 0.20 सेकेंड। ठीक है, और स्क्वायर की अगर हम बात करें, हमने क्या बात करी थी कि जो स्मॉल स्क्वायर है वो कितने ड्यूरेशन का था? 0.04। और जो लार्ज स्क्वायर था वो, यानी कि ऐसा इस तरीके से जो बॉक्स होता है वो 0.04 सेकंड का, और एक बड़ा बॉक्स होता है इस तरीके से, इसमें बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। जब ईसीजी हम देखते हैं तो जो बड़ा बॉक्स है वो 0.20 सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने स्मॉल बॉक्स के अंदर जो हमारा पी आर इंटरवल कंप्लीट हो जाना चाहिए? 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डाल के इसको समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको पूछ लूँ, अगर पी आर इंटरवल में अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, पी आर जो इंटरवल वो सही से नहीं बन पा रहा, तो ये किस चीज़ की अबनॉर्मलिटी को डिनोट कर रहा है? अब आप सोच के बताइए। तो ये स्पेशली किसको डिनोट करेगा? ए वी नोड में। कोई ए वी नोड में प्रॉब्लम होगी तभी हमारी जो पी आर इंटरवल है वो सही से नहीं बनेगा, क्योंकि जो वेव कॉन्ट्रैक्शन ए वी नोड पे यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड वन इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने दो चीज़ों पर बात करी, पी वेव क्या होता है और पी आर इंटरवल क्या होता है। यहाँ पे बात करेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अगेन वहाँ पे जो हम ईसीजी वेव बनाते हैं, दिस वन इज पी वेव, अगेन दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड दिस वन इज टी वेव। हमने पी वेव की बात कर ली, पी आर इंटरवल के बारे में डिस्कस करा। अब जो हम बात करेंगे, जो मैं डॉट डॉट के अंदर इसको बता रहा हूँ, दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन यहाँ पे मैं रफली जो कंडक्शन सिस्टम हर्ट का यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आपको रफली समझना है, समझने के लिए। ठीक है, ये एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और दो
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो मेन चीज़ है हम यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कंडक्शन है, यहाँ पे होगा आपका एसए नोड, देन दिस वन इज एवी नोड। यहाँ पे जो ओरिजिनेट हो रही है बंडल ऑफ हिस फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। और इस तरीके से फिर हार्ट के चारों तरफ इस तरीके से पूरे जो फैल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पुरकिंजे फाइबर। तो अगेन एसए नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज एंड देन अगेन पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो हम बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा था कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ईसीजी वेव के अंदर किस चीज़ को डिनोट करता है। ये करेगा आपका जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, याद रखना, डीपोलराइजेशन को हमने बोल दिया कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर सिस्टोल होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है सिस्टोल, और इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तीनों जो वर्ड है वो सब सेम है। ठीक है, यानी कि जो ये जो हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यानी कि हमें अगर वेंट्रिकुलर की अबनॉर्मलिटी देखना है तो हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। मान लीजिए हमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखना है, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखना है, हार्ट फेलियर में जो डायलेटेड वेंट्रिकल्स उनकी अबनॉर्मलिटी देखनी है, हम किसको देखेंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसको डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि जो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो रहा है, तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इस टाइम कहाँ पे होती है, ये होती है आपकी बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ, बंडल ऑफ हिस, ठीक है, एंड पुरकिंजे फाइबर। नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में भी पूछा जा सकता है एडवांस लेवल पे, तो आपको याद रखना है, जो दिस वन इज एसए नोड, दिस वन इज एवी नोड, दीज आर द बंडल ऑफ हिस, दीज आर पुरकिंजे फाइबर्स। तो जो अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब बन रहा है तो वहाँ पे जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ प्रेजेंट होगी, तो जो ये बंडल ऑफ हिस है और ये जो पुरकिंजे फाइबर्स है, इन दोनों के बीच में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन कितना होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। ड्यूरेशन होगा इसका, जो नॉर्मल ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 0.06 to 0.010 सेकेंड, इतना जो है नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, ये होता है आपका 0.8 सेकेंड, या इसको अगर मैं ये इस तरीके से लिखूँ 0.80 से, ठीक है, ये भी सेम है 0.80 है। तभी तो हम सब इन सब का जब जो ऐड करेंगे तो जो जितना आना चाहिए कितना आएगा, 0.80 या 0.8 आना चाहिए। तो इसका ड्यूरेशन पे से क्वेश्चन पूछा गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, 0.06 to 0.010 सेकेंड होता है। और अगर स्क्वायर की बात करें तो कितने होंगे, 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर। अब आपको पूछ ले कि अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अबनॉर्मलिटी है, मान लीजिए अबनॉर्मलिटी को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अबनॉर्मलिटी है तो किस लेवल पे, हार्ट के किस लेवल पे अगर प्रॉब्लम हो सकती है, वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम होगी तभी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब नॉर्मल आएगा। और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की पूछ ले तो स्पेशली हम बात करें बंडल ऑफ हिस या कंडक्शन सिस्टम के जो बंडल ऑफ हिस है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है अब नॉर्मल में दिखाई देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है सब चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट। द फोर्थ वन इज एसटी सेगमेंट। अगेन हम यहाँ पे ईसीजी वेव बनाते हैं। दिस इज द पी वेव डिनोटिंग एट्रियल डिपोलराइजेशन, दिस इज अगेन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज द टी वेव, ये होगा आपका पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी वेव। हमने पी वेव पढ़ लिया है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ लिया, पीआर इंटरवल पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट। सेगमेंट आपको पता है एक वेव की एंडिंग और एक वेव की स्टार्टिंग के बीच के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो इसको हम बोल देंगे एसटी सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट और इंटरवल में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, एसटी सेगमेंट किसको बोलते हैं, इंटरवल किसको बोलते हैं। अगेन यहाँ पे अगर मैं कंडक्शन सिस्टम बनाऊं रफली, अगर आपको समझ में आ गया होगा अब तक कंडक्शन सिस्टम हार्ट का, ठीक है, इस तरीके से कंडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो दिस इज अगेन एसए नोड, दिस इज एवी नोड, दीज आर द बंडल ऑफ हिस, बाद में राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो, और दीज आर द पुरकिंजे फाइबर जो पूरे हार्ट में इस तरीके से सप्लाई करते हैं। ठीक है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस
एंड दीज आर द पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अस्थि सेगमेंट के बारे में, अस्थि सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एमआई जब पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके अंदर अस्थि सेगमेंट का बहुत रोल होता है, जिसके अंदर हम दो पढ़ते हैं, स्टेमी और अनस्टेमी, यानी कि नॉन अस्थि इलेवेशन एमआई और अस्थि स्टेमी को बोलते हैं अस्थि इलेवेशन एमआई। तो हम सबसे पहले अस्थि सेगमेंट को ही हम ऑब्जर्व करते हैं एमआई का जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हम बात करते हैं अस्थि सेगमेंट किस चीज़ को डिनोट करेगा। ठीक है, किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये डिनोट करता है, ये डिफरेंस है किस चीज़ का, जहाँ भी सेगमेंट और इंटरवल के पूछे वो एक डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक गैप है, तो ये डिफरेंस है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड किसके बीच का डिफरेंस है, स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। समझ रहे इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो वेंट्रिकल्स है दोनों कॉन्ट्रैक्ट होके वहाँ पे एंड हो गया उनका, और अब उनका डायलेशन स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, अस्थि सेगमेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अस्थि सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म हो रहा है। और हमने प्रीवियसली बात कर ली कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को डिनोट करना है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यहाँ पे अस्थि सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पे अस्थि सेगमेंट स्टार्ट होता है। और टी वेव हमने क्या बात करी, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल को जो कि रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने बोल दिया अस्थि सेगमेंट। ज़्यादा आपको अगर ये याद भी नहीं रहे तो सिर्फ इतना याद रखना, पी वेव किस चीज़ को डिनोट करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को करता है, टी वेव किसको करता है। ठीक है, अस्थि सेगमेंट वगैरह अगर आपको याद नहीं तो सिर्फ इनका ड्यूरेशन जरूर आपको याद रखना है कि ड्यूरेशन कितना होता है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा अस्थि सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 0.08 टू 0.12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड। ठीक है, ये नॉर्मल जो है इंटरवल, आपको एक इसकी इंडेक्स बनानी है अच्छे से सारे ड्यूरेशन की, तभी आप अच्छे से याद कर पाओगे। आपको ये काम करना है कि सारे जितने मैंने इंटरवल लिखवाए हैं एटलीस्ट उनकी आपको इंडेक्स बनानी है, ताकि आपको इजी रहेगा। नोट्स बना के अलग अलग पार्ट में लिखोगे इतना इजीली आपको याद नहीं हो पाएगा। तो बस इतना याद रखना है अस्थि सेगमेंट के अंदर कि अस्थि सेगमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वन इज और टी वेव। लास्ट वन इज टी वेव। नॉर्मल ईसीजी की बात करें, दिस वन इज और ईसीजी। ठीक है, दिस इज पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी वेव। तो हमने पी वेव के बारे में बात करी थी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे जो टी वेव किस चीज़ को डिनोट करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टी वेव किस चीज़ को डिनोट करेगी, ये डिनोट करेगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। इस चीज़ को डिनोट करेगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायलेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। यानी आपको पता है कि जब भी हमारा हार्ट बीट होता है तो 0.8 सेकेंड के अंदर हमारी एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्डिक साइकिल। तो उसके दौरान हमारी जो मान लीजिए दो हार्ट की चैम्बर है और ये हमारे दो हार्ट के दो वेंट्रिकल्स है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा पहला इवेंट, दूसरा होगा दोनों वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा पूरे वेंट्रिकल के अंदर डायलेशन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमारा ब्लड जो है अओर्टा से बाहर निकल के पूरी बॉडी में चला जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो पूरा ब्लड जो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर आता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसका डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो टी वेव किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और कई बार आ जाएगी कंप्लीट हार्ट डायस्टोल, यानी कि हमारा हार्ट डायस्टोल हो रहा है, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, टी वेव। यानी कि हमारे हार्ट के डायस्टोल में या वेंट्रिकुलर के डायस्टोल में कुछ प्रॉब्लम है तो कौन सी वेव देखेंगे हम, टी वेव को हम देखेंगे। आपको याद रखना कि कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, ये होगा आपका 0.10 टू 0.20 सेकेंड। ठीक है, इतना आपको याद रखना नॉर्मल ड्यूरेशन, और किस चीज़ को जो अब डिनोट करता है ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको इतना थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ से मैंने समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमने 3 लेवल की बात करी थी ईसीजी की क्वेश्चन। जो हमारा पहला लेवल ये कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल ईसीजी की वेव किस तरीके से बनती है, क्या डिनोट करता है। ठीक है, अब दूसरा हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस के अंदर हम क्या क्या ईसीजी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने पी वेव के बारे में बात करी। एटलीस्ट आपको अगर याद नहीं रहे तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो पी वेव है, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड द टी वेव।
तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 3 मेजरली इवेंट होते हैं। पहले जो हमारा एट्रियल, जो हमारे जो दोनों हार्ट के जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ताकि जो हमारा एट्रियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करेगी हमारी पी वेव। देन उसके बाद में क्या होगा, हमारी जो वेंट्रिकुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उससे क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है ऑल ओवर बॉडी में जो आउटा के थ्रू सप्लाई हो जाए। देन टी वेव, इससे क्या होगा, हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, यानी कि वापस से वेंट्रिकुलर की फीलिंग होगी, जितना भी ब्लड डीऑक्सीनेटेड राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर आएगा डायस्टोल होने की वजह से, और फिर वापस से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। और इसका ड्यूरेशन अगर नॉर्मल पूछ लिया जाए तो ये होता है 0.8 सेकेंड। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पी वेव पूछा जाए तो पी वेव का जो होता है 0.08 सेकेंड होता है, और 0.8 सेकेंड के अंदर तो ये सारे इवेंट कंप्लीट हो जाएंगे, पी क्यू आर एस और टी, ये सारे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तभी एक ईसीजी वेव हम पढ़ते हैं नॉर्मल, ये 0.8 के अंदर तो ये पूरा जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता रखना है कि जब पी वेव के बारे में पूछे तो आपको 2 ऑप्शन जो वहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन होगा इस ऑप्शन में, तो आपको याद रखना 0.08 सेकेंड आपको आंसर करना है, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो जाएगा अगर आपने 0.8 सेकेंड कर दिया तो, ठीक है। कार्डिक साइकिल का मतलब समझ में आ गया। ये कार्डिक साइकिल में क्या इवेंट होते हैं, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। आई होप आपको नॉर्मल जो ड्यूरेशन है आपको इसकी इंडेक्स बनानी है कि पी वेव का क्या है, इतना सा काम आपको खुद से करना है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की कितना है, एसटी सेगमेंट कितना है, सेगमेंट और इंटरवल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया किस तरीके से इंटरवल और सेगमेंट में डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखिए कि जो सेगमेंट है और इंटरवल में क्या अंतर होता है। सेगमेंट होता है एक वेव की एंडिंग और दूसरी वेव की स्टार्टिंग, और इंटरवल क्या होता है, दोनों वेव की स्टार्टिंग के बीच का, तो इंटरवल ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया था हमारा, नॉर्सेट 6 प्री के अंदर भी जो क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। क्यूटी इंटरवल पूछा था, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, ठीक है। जब ईसीजी इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होते हैं तो हमें ईसीजी के अंदर क्या क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 बाय 1, हम यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको इस चीज़ को और कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको आपको रटना पड़ेगा तभी आप याद कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया। शायद यही प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो है ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 हम चेंज करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कितना होता है कि 8 से 11 हमारा कैल्शियम होता है, mg/dl की हम बात करें, और इससे कम हो जाए तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल। नॉर्मल ईसीजी अगर हम बनाते हैं पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, दिस इज और नॉर्मल ईसीजी पैटर्न। अब आप बताइए एसटी इंटरवल कौन सा होता है, एसटी इंटरवल होगा ये वाला, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा अगर आपको वेव के अंदर इतना ज़्यादा, अगर ये वेव के अंदर डिफरेंस दिखाई दे। अब आपको नॉर्मल ड्यूरेशन तो पता ही है, बॉक्स देख के आप पता लगा लोगे कि एसटी सेगमेंट नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, या आप बॉक्स काउंट करना है आपको, फिर पता लगाना कि एसटी सेगमेंट अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो वो क्या किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, एसटी हाइपोकैल्सीमिया को। तो प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। और जो प्री में पूछा था कि प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा वो किसमें, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, बाद में याद नहीं रहेंगे, जब एग्जाम देने जाओगे ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, तो आपको याद करना है। तो हमने बात की थी जो हमने ये बात की ये हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ये दिस इज द हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर कैल्शियम आपका 11 से ज़्यादा हो जाए तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया में हम देखते हैं कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ईसीजी के अंदर। तो क्या होगा, शॉर्टन एसटी सेगमेंट, यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हो रहा था, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा एसटी सेगमेंट, शॉर्ट एसटी सेगमेंट। और सेकेंड वन इज वाइड टी वेव। जो टी वेव है, जो ये वाली जो वेव है इस तरीके से पूरी इस तरीके से वाइड बनेगी, जो टी वेव है इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइडन टी वेव। किस में देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया के अंदर। दो चीज़ें याद है, एटलीस्ट आप हाइपोकैल्सीमिया याद करोगे तो आपको हाइपर कैल्सीमिया ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, इसका अपोजिट कर देना आप, ठीक है। एक चीज़ अगर दोनों याद नहीं हो रही तो दोनों याद हो जाते वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो आपको एक याद करना है, दूसरा इसका अपोजिट कर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर
सबसे ज़्यादा ईसीजी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पोटेशियम के जो चेंजेस उस पर पूछा जाता है कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो कितना होता है 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर इसकी जो यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं हाइपोकेलेमिया के बारे में कि हाइपोकेलेमिया अगर पेशेंट के अंदर हो रहा है तो क्या ईसीजी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइपोकेलेमिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सबसे सिग्निफिकेंट है तो क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट यू वेव। प्रोमिनेंट यू वेव। अब आपने देखा होगा कि जब हमने नॉर्मल ईसीजी की बात करी थी उसमें तो कहीं जो जो यू वेव है हमारी वो तो कहीं पे प्रेजेंट नहीं थी, जो पी क्यू आर एस देन टी। लेकिन क्या होता है जब हाइपोकेलेमिया कंडीशन होता है तो जो टी वेव उसके जस्ट बाद में एक और वेव बनती है, उसको हम बोलते हैं यू वेव। तो अगर एक एक्स्ट्रा वेव देखने को मिल रही है तो वो प्रोमिनेंट होगी, और वो कौन सी होगी, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है हाइपोकेलेमिया के अंदर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं बता दूंगा अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन, जो एसटी सेगमेंट का है वो डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलो या फ्लेट, या हो सकता है आपको इन्वर्टेड, यानी कि अंदर की तरफ जो टी वेव वो इस तरीके से है नॉर्मल ईसीजी के अंदर, लेकिन हो सकता है वो इस तरीके से इन्वर्टेड हो जाए, डीप हो जाए, या इसको बोलते हैं इन्वर्टेड टी वेव। ये भी किस चीज़ को नोट करेगा, हाइपोकेलेमिया के अंदर। और फोर्थ चेंजेस इज तीन चेंजेस इसके अंदर होते हैं। पहला होता है प्रोमिनेंट यू वेव, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट तीनों ऑप्शन में और एक प्रायोरिटी देना हो तो आपको यू वेव को देना है, प्रोमिनेंट यू वेव। सेकेंड इज एसटी डिप्रेशन एंड थर्ड वन इज इन्वर्टेड टी वेव या सेलो टी वेव। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, हाइपोकेलेमिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइपरकेलेमिया के अंदर हमें कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरकेलेमिया, यानी कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ईसीजी पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड हाइपरकेलेमिया, यानी कि 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए। तो हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको आंसर करना हो, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाइपोकेलेमिया में इसमें से कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है। तो तीन फाइंडिंग आपको ये दे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड जो फोर्थ फाइंडिंग है कुछ अलग दे देंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ नहीं दिखाई देगी हाइपोकेलेमिया के अंदर। सेम हाइपरकेलेमिया के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आपको आंसर करना है वो होगा आपको वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है तो हमें सीधा सीधा हमें करना है किसको, हाइपरकेलेमिया को। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, टोल पीक टी वेव। जो टी वेव है वो कैसी होगी, शार्प होगी, इस तरीके से टोल वेव जो टी वेव है हमें देखने को मिलेगी, टोल पीक टी वेव। और क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट पी वेव। जो पी वेव है, जो नॉर्मल अगर पी वेव इस तरीके से है तो, लेकिन इस ईसीजी के अंदर क्या होता है, बस नॉर्मल इस तरीके से एलिवेशन देखा होगा, या फिर हो सकता है बिल्कुल फ्लैट हो जाए इस तरीके से पी वेव। तो वो किसको डिनोट करेगा, हाइपरकेलेमिया को। और नेक्स्ट हम बात करें जो इंटरवल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पीआर इंटरवल है वो किसके अंदर ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, वो हाइपरकेलेमिया के, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। ये इसी चेंजेस लिख लो, नोट्स में याद कर लेना, रट लेना, इनको एग्जाम में आएगा। इजी लगता है लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं सब भूल जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। टोल पीक टी वेव, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल और वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसको डिनोट कर रहे हैं चारों चीज़ें हाइपरकेलेमिया। अगर एग्जामिनर अगर एक क्वेश्चन डालना हो उसको इसी चेंजेस के अंदर तो कहाँ से डालेगा, आइदर हाइपरकेलेमिया और हाइपोकेलेमिया। उसमें भी क्या पूछेगा, वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट यू वेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक सिर्फ एक बार पूछा गया है तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा अलग पूछने के लिए आपको दे दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 अगर मैग्नीशियम के लेवल पर अगर कुछ चेंजेस आ रहा है तो क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम बोलेंगे हाइपोमैग्नीशियमिया, यानी कि मैग्नीशियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया तो कौन सी फाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी, जो टी वेव है कैसे देखने को मिलेगी, टोल टी वेव, यानी कि जो पीक टी वेव इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें हाइपर मैग्नीशियमिया के बारे में कि अगर मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल।
और वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेशियम और कैल्शियम पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है। आपको यूनिक क्वेश्चन देने के लिए आपको मैग्नीशियम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादा आपको इन पे ध्यान देना है कि जो पोटेशियम है उसके लेवल में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो आई होप ईसीजी के शॉर्ट वीडियो में से जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है मैंने सोल्व करने की कोशिश करी है। हमने जो बात करी नॉर्मल ईसीजी की फाइंडिंग की, किस तरीके से जो वेव है किस चीज़ को डिनोट करती है, क्या ड्यूरेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या देखने को मिलता है। एक जो वाइड जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं आप पूछूं कि आपके जो 30 या 40% क्वेश्चन इसमें से आते हैं वन लाइनर में, और आपका अगर 60% मेजर पार्ट बनाएगा तो वो ये वाला बनाता है, जिसके अंदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। मान लीजिए आपको पूछ ले कि जो सो टूथ अपीयरेंस कौन से टाइप में देखने को मिलता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ईसीजी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको करने के लिए कम से कम भी नहीं तो आपको 4 से 5 घंटे क्लास चाहिए होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे इस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक क्लियर करे ईसीजी के अंदर, बिल्कुल आपके शॉर्ट्स नोट बना के, क्योंकि अगर समझने बैठोगे तो बेसिकली आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे ईसीजी को समझने के लिए। उसमें आप अरिथमिया पढ़ोगे, ईसीजी चेंजेस पढ़ोगे, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सारी चीज़ें पढ़ोगे, मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो मैं 5 से 6 घंटे के अंदर इसकी क्लास कंप्लीट होती है। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं आपको पॉइंट जो मेन चीज़ें बता दूंगा, जैसे कि एट्रियल फ्लटर किसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा ईसीजी के अबनॉर्मल डिसीज के अंदर, जो नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आप क्या करना, आपने मान लीजिए जो हमारी 17 या 18 क्वेश्चन सीरीज हमने करवा दी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चांस है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि मेंस के अंदर से बहुत क्वेश्चन पूछे इसमें से जाए, और ईएसआईसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब नॉर्थ सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम है ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो 17 से 18 हमने क्वेश्चन सीरीज करवाई है। मान लीजिए उसमें हमने 400 से 500 क्वेश्चन हमारे कम होंगे, लेकिन जितने हमने इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आपके 500 से 600 क्वेश्चन उसमें से सोल्व होते हैं, जो कि बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन आप लोगों में एक क्या करते हैं कि जब आप क्वेश्चन सीरीज सोल्व करने बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, सिर्फ आप उसको देखते हैं और उसके बाद में आगे फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन वो याद रहेगा। जब तक आप एग्जाम में जाओगे, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं एक स्लाइड में शेयर करता हूँ उतनी आपको याद नहीं रह पाती। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एसआईसी और इनकी तैयारी करनी है तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज से स्टार्ट करना, और सारी क्वेश्चन सीरीज आप 1 बाय 1 देखना। लेकिन आपको देखने का तरीका क्या होगा, आपको लेके पेन और पेपर, जो भी आपके नोट्स इसके बनाने, जितनी भी चीज़ें मैं स्लाइड में बोलता हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है, आई होप आपका बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए मैं एक टास्क दे के जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीरीज से सीखा है, तो मैं अगर आपको बता दूं, मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, मेंटल रिटार्डेशन, हमारा जो मैंने पढ़ाया था, उसके अलग अलग कैटेगरी होती है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, डिपेंडेंट किसको बोलेंगे, कस्टोडियल किसको बोलेंगे, कितनी आईक्यू होती है, किसने फॉर्मूला दिया था, मैंने सारा डिस्कस किया पिछली सीरीज में। तो अगर अब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद रहता है। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ मेरी क्वेश्चन सीरीज देखा है, तो अब आपको क्या करना है, पेन को भी लेना है। अब आप देखिए आपको कितना याद है, आप लिखिए माइल्ड की रेंज लिखिए, मॉडरेट की रेंज लिखिए, सीवियर की लिखिए, फॉर्मूला किसने दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, आईक्यू वर्ड किसने दिया था, रेटिंग किसने दी थी, तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको पता करने हैं, मैंने ऑलरेडी सीरीज के अंदर बता दिए हैं। इसमें से डिपेंडेबल कौन सा होता है, कस्टोडियल कौन सा होता है, ट्रेनेबल कौन सा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो कॉपी में लिखकर, अगर आपको याद नहीं है तो आपको यू नीड टू मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी, सारे नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार आपको जो है रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए बीएमआई सबको पता है, नॉर्मल बीएमआई सारा सबको पता होता है, हमें याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो हम ओबेसिटी, नॉर्मल बीएमआई के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी आप कॉपी में, अगर आपको याद है तो आप लिखिए, उसकी रेटिंग लिखिए, फिर आपको पता चलेगा आपको कितनी शार्प मेमोरी है, कितना आपको याद रहता है। और नहीं है तो फिर आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, आप लिखिए। अब मेरी सीरीज में से कहीं से भी आपको बनाना है, आपको क्वेश्चन सीरीज सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, पेन पेपर लिखिए। क्योंकि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट, और उसमें 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑप्शन याद रहेगा कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर ये है, बस इतना याद रहेगा। जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो लेकिन हम 4 क्वेश्चन को सोल्व कराते, 4 ऑप्शन को सोल्व कराते हैं, हम कम से कम भी उसमें 6 से 7 या 8 से 10 क्वेश्चन, या फिर हम मिनिमम 8 क्वेश्चन उसके अंदर सोल्व करवाते हैं। जितने भी ऑप्शन हम ऐसे यूज करते हैं उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। तो वो जो 8 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो आपको याद नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ के नोट्स बनाने, याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करना है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप एसआईसी कर रहे हैं, नोट्स एंड मेंस की कर रहे हैं, जाइए आप सारी हमारी 1 से 18 जो जितनी भी क्वेश्चन सीरीज है देखिए। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एसआईसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब हम मेंस
जब हमारा मेंस एग्जाम हो जाएगा तो हम ESIC के लिए अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जितने भी आपके बेसिक है, वन लाइनर है, हम उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ECG के बारे में जो नॉर्मल फाइंडिंग्स इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप कमेंट करके बताइए कि आपको जो है नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए। किसी का कमेंट आ रखा था कि सर ECG पे आप क्लास बनाई, तो हमने ECG पे बना दी, और किसी का कमेंट आ रखा कोलोस्टमी, ट्रेकेस्टोमी, तो हम कोशिश करेंगे इन टॉपिक पे बनाए। आपको कमेंट करना है आप किस शॉर्ट टॉपिक पे और क्लास आते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।